जय हिंद दोस्तों। तिब्बत फ्री की मांग अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि तिब्बत वालों के साथ में चाइना के द्वारा इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है कि तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु है ना, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है चाइना के द्वारा। इस तरह का काम होने से ये जो तिब्बत के लोग हैं वो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं बता दूं आपको, धर्मशाला, कोलकाता और जहां जहां पे बौद्ध भिक्षु रुके हुए हैं, जहां जहां पर ये तिब्बत वाले लोग रुके हुए हैं, धर्मशाला में सबसे ज्यादा रुके हुए हैं। इसी तरह से न्यूयॉर्क में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट होने लगे हैं। उनका मानना है कि हमारे तिब्बत को चाइना से आजाद कराया जाए। हम चाइना की इस बेरुखी को अब सहन नहीं कर सकते। चाइना के द्वारा जो सिंजियांग प्रोविंस वाले उइगर मुसलमानों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, बस वैसा ही अत्याचार चाइना के द्वारा इन लोगों के साथ में किया जा रहा है। मतलब चाइना इतना ज्यादा बेरहमी से इनके साथ में गलत कर रहा है। ये जुलाई की ही खबर है, आप देख सकते हैं। तिब्बतन जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएन के सामने जाकर के। वो कह रहे हैं कि हमें अब आजाद कर दीजिए। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर देखिए आप किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोगों का कहना है अब बहुत हो गया। चाइना जो हमारे ऊपर जबरदस्ती हथियार के दम पे जो कब्जा किया हुआ है 1950 से, उस कब्जे से अब हमें आजाद कर दीजिए। हमारा एक अलग देश है, हमें अलग स्वतंत्र रहने दिया जाए। इस तरह की कोशिशें यूएन के अंदर जाकर के, यूएन के सामने जाकर के इन तिब्बत वाले लोगों के द्वारा की जा रही है। दोस्तों देखो, यूएन आज के समय पे कोई प्रासंगिकता नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि यूएन के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा। यूएन यूजलेस हो चुका है। यूएन की तरफ से आप सोचिए, ईरान वॉर जब हुआ, ईरान के अंदर इतनी त्रासदियां हुई, ईरान ने जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनके अंदर इतनी त्रासदियां की, क्या यूएन कुछ बोल पाया? यूएन कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे अमेरिका था। अमेरिका जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, यूएन की तो आवाज ही नहीं निकलती। अब यहाँ पे यूएन नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना है, चाइना भी परमानेंट मेंबर है, तो यूएन में यहाँ पे क्यों बोलेगा? यूएन की भी आवाज नहीं निकल रही। लेकिन यूएन कश्मीर वाले मुद्दे पे बोल जाता है क्योंकि वहां पे भारत परमानेंट मेंबर नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है कि यूएन का जो ये दोगलापन है, जो ये पूरे पश्चिम कंट्री का दोगलापन है, ये साफ नजर आता है। ये चाइना जो हमेशा से अपनी विस्तारवादी नीति के दम पर है, तिब्बत, अक्साई चीन, ताइवान, अरुणाचल प्रदेश और जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, पेंगोंग त्सो लेक, हर जगह पर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत जगह बढ़ाने में लगा हुआ है। कोशिशें करता है कि वो भारत को नीचा दिखाए, खुद आगे निकल करके जाए। और जो भी हिस्सा है चाइना का, जहां पे चाइना को लगता है कि थोड़ा सा भी बेनिफिट हो सकता है, अक्साई चीन के ऊपर उसने क्यों कब्जा करके रखा? मैंने बहुत बार बताया, मैं आपको फिर बताऊंगा अभी कि अक्साई चीन वो क्यों नहीं छोड़ना चाहता, जो सक्सगाम घाटी है वो क्यों नहीं छोड़ना चाहता। चाइना को जहां पे बेनिफिट मिलता है उस जगह को कब्जा करने के लिए चाइना आगे आ जाता है। चाइना कोशिश करता है कि वो जगह उसके अंडर में आ जाए। इसी तरह से चाइना ने अब तिब्बत को जो है अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल होता क्या है, जब 1947 में हमारा भारत आजाद होता है, तब भारत की सीमाएं चाइना के साथ में नहीं लगती है। सिर्फ इतना सा जो हिस्सा है, यहीं पे भारत की सीमा जो है चाइना के साथ लगती थी। अक्साई चीन भी हमारा ही था और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये तिब्बत के साथ में भारत की सीमाएं साझा होती रहती थी। लेकिन बात आती है 1950 की। चाइना अपने ये विस्तारवादी सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ता है और चाइना 1950 में हथियार और सेना के दम पर पूरे तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेता है। 1950 में तिब्बत के ऊपर हुए कब्जे को लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। यूएन चुप बैठा है, यूएन की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की जा रही। ना यूएन ये तक बोल रहा है कि आप तिब्बत वालों के साथ में इस तरह से कैसे कर सकते हो। आप एक स्वतंत्र कंट्री और एक किसी दूसरे स्वतंत्र कंट्री के ऊपर कैसे कब्जा कर लेते हो। लेकिन चाइना तिब्बत को अपना ही हिस्सा बताता है कि दक्षिणी चाइना है, ये हमारी एक फिंगर का पार्ट है। ये बता करके माओ जेडोंग की जो नीति है, विस्तारवादी नीति, उसको आगे लेकर के चाइना इस पर कब्जा कर लेता है और यूएन बोल नहीं पाता। कोई पश्चिमी कंट्री नहीं बोलता क्योंकि बहुत बड़ा घाटा है इनको। अगर ये बोल जाएंगे चाइना के खिलाफ, तो चाइना आज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, चाइना आज उभरता हुआ सैन्य मामला है, सैन्य संगठन है, तो चाइना से कैसे ये उलझेंगे? चाइना से उलझ ही नहीं सकते ना, इनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है। इसीलिए चाइना के खिलाफ नहीं बोले और पूरा तिब्बत चाइना के अंडर में आ गया। 1959 में जब दलाई लामा को ये समझ आया कि तिब्बत को अब
चाइना से अलग नहीं करवाया जा सकता ऐसे। तब वो भाग करके भारत के धर्मशाला में आ गए और भारत के धर्मशाला में रुके हुए हैं। इसीलिए भारत से रंजिश लेकर के बैठा हुआ है चाइना। इसको ये प्रॉब्लम है कि भारत ने क्यों इनको शरण दे करके रखी है। अब भारत तो पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलता है। भारत तो पहले से ही शरणागतियों को शरण देता है। 1971 में जब बांग्लादेश के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था, तब हमने बांग्लादेशियों को भी शरण दी थी हमारे यहाँ पे। पाकिस्तान के द्वारा जब इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, तब हमने बांग्लादेशियों को भी हमारे यहाँ पे रुकने को शरण दी थी। हमने तो तिब्बतियों को भी शरण दे रखी है कि तिब्बत वालों के साथ में इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम शरण देते हैं, हमने अफगानिस्तान वालों को भी दे करके रखी। हमने तो सबको दी। हमारी तो ये कल्चर है कि हम जो भी शरण में आता है उसको शरण देते हैं, उसको रुकने के लिए जगह देते हैं। जो शरणागति है, कई रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पे रुके हुए हैं। हालांकि अब हमने कोशिश की, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से गलत व्यवहार किया जाने लगा भारत के साथ में, इसलिए हमने उनको अब वापस निकालना शुरू किया। और हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी, हमको हमारे जो रिसोर्सेज है वो बचाने होंगे, इसीलिए तो हमने इनको बाहर निकाला था। लेकिन चाइना के द्वारा तो इनके ऊपर जबरदस्ती जब कब्जा किया गया, तो ये भारत के अंदर शरण लेकर के रखे। भारत के अंदर इनका बड़ा ग्रुप रुका हुआ है बौद्ध भिक्षुओं का। ये प्रॉब्लम चाइना को होती है, क्योंकि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत इनको रोक करके रखे। क्योंकि भारत अगर इनको रोक करके रखेगा तो एक ना एक दिन तिब्बत फ्री की मांग तो आगे बढ़ेगी, और तिब्बत फ्री की मांग अब आगे बढ़ चुकी है। अब काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं तिब्बत को फ्री कराने के लेकर के। ये चीज चाइना को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अब भारत इसको समर्थन दे रहा है। भारत समर्थन क्यों नहीं दे? क्योंकि जब आप अरुणाचल प्रदेश में आते हो, आप यहाँ पर आते हो, पीओके वाले हिस्से में, आप जब को पता है आपको पीओके भारत का हिस्सा है, आप वहां से सीपेक निकाल देते हो, तो यार आप हमारे मामले में बोलोगे तो हम भी बोलेंगे। और भारत इसको समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। या आप देखिए चाइना की सीमा कहाँ कहाँ पर भारत के साथ साझा होती है, तो आप देख सकते हो भारत की सीमा यहाँ पे साझा हो रही है, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। 1865 में एक सिविल सेवक हुआ करते थे जॉनसन, उनके द्वारा ये लाइन खींची गई थी और भारत इसी लाइन को मानता है, जिसमें अक्साई चीन भारत का हिस्सा बताया जाता है। लेकिन चाइना इसको नहीं मानता। चाइना मैकडोनल्ड लाइन को मानता है, ये वाली लाइन को, जिसमें अक्साई चीन चाइना का हिस्सा बताया जाता है। तो ये दोनों देशों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, दोनों देश मानते नहीं। अब ये वाली जो रेखा है, ये है मैकमोहन रेखा, ये एलएसी हो गई और ये हो गई मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि चीन का कहना है कि जब पंचशील समझौता हुआ था 1914 में, जब शिमला समझौता हुआ था, तब हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स और तिब्बत दो लोगों के बीच में साइन हुई थी डील। ये दोनों लोगों के बीच में जो है सीमा है वो साझा हुई थी, साइन हुई थी। तो मैं इस सीमा को नहीं मानता, क्योंकि ये चाइना वालों के साथ में नहीं की थी। अब आपने तिब्बत को जब कब्जे में ले लिया तो तिब्बत आपका हुआ, तो तिब्बत के द्वारा की गई डील भी तो आपकी होगी ना। लेकिन चाइना ये बेवकूफी करता है यहाँ पे। चाइना को फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए चाइना ये चीज नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश में अंदर तक आकर के जो है कैंपेनिंग करता है, पेट्रोलिंग करता है। भारत गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं। भारत गवर्नमेंट इस मामले पे चुप हो जाती है और बताती है कि जो भी यहाँ पे किया जा रहा है वो गलत है। चाइना की तरफ से कोई भी अंदर एक्टिविटी नहीं की जा रही। लेकिन हम जानते हैं कि जो नहा जनजाति है वो इतनी झूठ तो नहीं बोलेगी, कुछ ना कुछ तो वहां पे हुआ होगा, तभी तो नहा जनजाति ने बोला ये सब चीजें। लेकिन मानने को तैयार नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी मानने को तैयार नहीं। चाइना क्या करता है, चाइना का जो माओ जेडोंग था, उसने चाइना की 5 फिंगर दे करके रखा कि चाइना की 5 फिंगर है। कौन कौन सी? एक ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हो गया, एक नेपाल वाला हिस्सा हो गया, एक सिक्किम वाला हिस्सा हो गया, एक भूटान वाला हिस्सा हो गया, और एक अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया। ये 5 फिंगर है और ये पांचों फिंगर चाइना की है। चाइना कोई फिंगर है, इसलिए चाइना यहाँ पे लेने की कोशिश करता है। नेपाल वाले हिस्से में आपने देखा चाइना कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने लगा है। चाइना कितना ज्यादा नेपाल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आए दिन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, यहाँ की गवर्नमेंट को मोनिपुलेट करके खुद की तरफ मिलाने की कोशिश करता है। हालांकि नेपाल गवर्नमेंट भी बेवकूफ है, उसको समझना चाहिए कि जब पता है भारत का आप पूरा पोर्ट वगैरह यूज करते हो, भारत आपका हर समय साथ देता है, आप क्यों चाइना की तरफ जा रहे हो यार? क्यों चाइना की तरफ जाकर के? आपके साथ में चाइना ने पहले ही कितना ज्यादा कर रखा है, माओ को पूरा यहाँ पे घुसेड़ रखा है, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, आप फिर चाइना की तरफ जाकर के बैठ जाते हो। आपको समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि भारत की तरफ जाने से आपका फायदा है, आपका चाइना की तरफ जाने से कोई फायदा नहीं है। भूटान वाले हिस्से में आपने देखा डोकलाम वाले हिस्से पर आकर के जो है रुक गया था, लेकिन वो तो भारतीय सेना यहाँ पे आकर के भूटान की तरफ साथ देती है, इसीलिए वो पीछे हटता है चाइना यहाँ पे। वरना चाइना तो यहाँ पे भी आकर के बैठ गया था, चाइना को तो यहाँ पे भी फायदा मिल रहा था। अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में आए दिन आकर के बैठ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को वो क्या कहता है, उसका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, यहाँ पे तिब्बत मठ है। तिब्बत मठ और तवांग मठ दोनों के रिलीजन और कल्चर सेम है, इसीलिए चाइना का जो तिब्बत है उसी का दक्षिणी हिस्सा कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। अब चूंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा हो गया है, तो इनडायरेक्टली चाइना का हिस्सा कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। इस तरह के बयानबाजी तो चाइना के द्वारा की जाती है। अभी अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जो चाइना में ट्रांजिट लेती है, उनको कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उनको कहा जाता है कि तुम तो चाइना की हो,
तुम अरुणाचल प्रदेश की हो ही नहीं, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। इस तरह की बयानबाजी इसके द्वारा की जाती है। भारतीय गवर्नमेंट यहाँ पे चुप रहती है, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान ही नहीं आता। ये भारत गवर्नमेंट का जो ये सेक्टर है बोलने का, ये बदलना होगा। भारत गवर्नमेंट को चाइना के खिलाफ सीधे सीधे बोलना होगा। अगर भारत गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, हमारी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं चाइना छीन लेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी भारत के साथ में। और चाइना को ये समझ में आ जाएगा कि भारत सरकार तो चुप रहती है, भारत सरकार तो बोलती नहीं है। जो सलामी स्लाइसिंग उसकी नीति है, उस सलामी स्लाइसिंग के तहत वो धीरे धीरे घुसते ही जा रहा है। उसको तो पता है हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, गवर्नमेंट से कुछ बोलेगी, हम वहीं पर रुक जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट हमें पीछे धकेलेगी ही नहीं। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर पीछे धकेलेगी नहीं, रुक जाएंगे। इस तरह का कर करके वो आज अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, रोड वगैरह बना रहा है, कैंपेन वगैरह कर रहा है, और जो कैंपेन है वो डेवलप कर रहा है। इस तरह के काम तो चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट बोलने वाली नहीं। भारत के साथ में 3 सेक्टरों में चाइना की सीमा साझा हो रही है। यह है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें आप देख सकते हो 520 किलोमीटर लद्दाख वाला एरिया है, एलएसी वाला, ये पूरा कवर कर रहा है 520 किलोमीटर का, और ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप सोचिए 2176 किलोमीटर का पूरा एरिया ये लद्दाख का इतना, और फिर उसके बाद में ये इतना। उसके बाद में चाइना का जो मिडिल सेक्टर है वो देखिए ये है, और फिर चाइना, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा साझा हो रही पूर्वी सेक्टर की, वो है 1327 किलोमीटर की सीमा। ये सीमा साझा हो रही है, तो भारत को अपनी सीमा को बचाने के लिए कुछ करना होगा। चाइना तिब्बत वाले लोगों के साथ में कितना गलत करता है, उनका माइंड ब्रोस कर रहा है, उनके जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती सोल्जर बना रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है, उनके साथ में इस तरह के काम कर रहा है कि उनको ये बता सके कि आपकी वफादारी चाइना के प्रति, ये दलाई लामा के प्रति नहीं, तिब्बत के प्रति नहीं। अभी बच्चों को अभी से ट्रेन किया जाएगा। हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमारे भारत के बच्चे कैसे हैं, देखो इनके साथ में तो कुछ पता ही नहीं इनको, चाइना के बच्चे अभी से ट्रेंड हो गए हैं, उनकी सेना में शामिल हो गए। अरे बच्चों का जीवन ही छीन लिया उन्होंने, बचपन छीन लिया पूरा, उनके साथ में इस तरह का काम किया जा रहा है। आप सोचिए ना, आपके बच्चों के साथ में इस तरह का काम किया जाएगा, कितना बुरा लगेगा। तिब्बत वालों को भी बुरा लग रहा है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं आज इसीलिए वो फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। ये ग्वादर बंदरगाह चाइना को पता है, सीपेक यहाँ से उसने निकाला, पीओके से, उसको पता है कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ से निकाला। भारत से सीधे दुश्मनी तो वो खुद ले रहा है, भारत को डरा करके तो वो रखना चाहता है, उसको पता है कि भारत कुछ नहीं करेगा। अब आज हम पीओके के अंदर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद भी हम पीओके नहीं ले पा रहे। सोचिए आप, पीओके खुद भारत के अंदर शामिल होना चाहता है। इधर अमेरिका ईरान के साथ में उलझा हुआ है, रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, पूरी दुनिया युद्ध में उलझी हुई है। अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा पाकिस्तान के इस सपोर्ट में आकर के, फिर भी भारत नहीं ले पा रहा, क्योंकि हमें डर है कि कहीं चाइना आकर के हमसे सीधा संग सैन्य टकराव ना कर ले, इसीलिए तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भारत के साथ हो रही है। हमारी जो विदेश नीति है अजीत डोभाल साहब की तरफ से तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो जयशंकर साहब है वो किस तरह से चला रहे हैं, ये थोड़ा सा शंका का विषय है। क्योंकि हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहां बोलना चाहिए वहां चुप हो जा रही है। तो ये चीजें जो अमेरिका की तरफ से भारत के जहाजों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भारत के जहाजों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, और हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, हमारे लोग मर रहे हैं, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे। तो ये चीजें, हमारी जो विदेश नीति उसको बदलना होगा। हालांकि अजीत डोभाल साहब की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो निसंदेह तारीफ काबिल होते हैं। अब देखना ये होगा कि तिब्बत को लेकर के भारत कितना आगे अग्रसर होता है, तिब्बत को आजाद कराने में भारत की क्या भूमिका रहती है या नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।